हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय जो है हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, मैंने कल ही आपको बोला था हम इसके दो पार्ट्स पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गवर्नर जनरल से एक वीडियो में लंबा वीडियो हो जाता है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि 1773 में जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, यहाँ से लेके 1857 तक, यानी कि इस टाइम पे क्या हुआ करते थे, गवर्नर जनरल्स हुआ करते थे। और इसके बाद में क्या आना स्टार्ट हो गया, आपके वाइसरॉयज। ठीक है, 1858 का एक्ट आया और 1858 के एक्ट ने गवर्नर जनरल का टाइटल बदल के और उसमें थोड़े से चेंजेस और कर दिए थे। उसको क्या बना दिया था, वाइसरॉय बना दिया था, वाइसरॉय बना दिया था। तो फिर यहां से लेके अगले 100 साल 1947 तक हमने क्या देखा कि वाइसरॉय जो पोस्ट है वो चलती है। ठीक है, नाउ पहले हम बात करेंगे ये कि वाइसरॉयज और गवर्नर जनरल में फर्क क्या था, फिर हम आगे चलेंगे, फिर हम वाइसरॉयज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई, एक तरफ ये आ गया जी हमारा गवर्नर जनरल, दूसरी तरफ ये आ गया जी हमारे वाइसरॉयज। ठीक है, वाइसरॉयज देखो मैं आपको ये बता दूं, देखो वाइसरॉयज जो है ना, ये एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। ठीक है, और ये बंदा भी रिप्रेजेंटेटिव है बट ये इनडायरेक्ट है। मैं बता रहा हूं कैसे, क्योंकि इसको अपॉइंट करने वाला बंदे कौन होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने वाला होता है ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो वो जो बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ना, वो गवर्नर जनरल को अपॉइंट करते थे। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये जो गवर्नर जनरल होगा, सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी किसको, जवाबदारी देगा पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट हो गया और 1858 का एक्ट आया, जब वाइसरॉय बना दिया गया, तो यहां पे अब बोला है कि जो वाइसरॉय है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसको अपॉइंट नहीं करेगा। इसको कौन अपॉइंट करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है दोस्तों, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कौन होता था, एक कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था। ठीक है, अब यही बंदा वाइसरॉय को अपॉइंट करता था और फिर ये वाइसरॉय जो है इसको रिपोर्ट करता है हर चीज का, और ये बंदा डायरेक्ट क्राउन को रिपोर्ट करता है आगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं वाइसरॉय कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्राउन के साथ जुड़ा हुआ था, गवर्नर जनरल डायरेक्ट क्राउन के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसका काम यह था कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करता था, ये देखता था गवर्नर जनरल इंडिया में। ठीक है, बट वाइसरॉय जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेगा। ठीक है जी, और पूरा का पूरा काम जो है ये डायरेक्ट जो है कन्वे करेगा ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, कन्वे करेगा, और ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है क्राउन के नेम में एडमिनिस्टर करेगा और उसको कंट्रोल भी करेगा। याद रख लेना, कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं उन एरियाज का, उन टेरिटरीज का मालिक था। एक्चुअल मालिक तो क्वीन थी, क्राउन था, लेकिन उसके नाम पे रूल करने वाला बंदा ये था। आप सिंपल सी बात समझ लो, वाइसरॉय के पास ज्यादा पावर्स थी, वाइसरॉय डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था क्राउन का, गवर्नर जनरल के पास कंपैरेटिवली कम पावर थी और वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं था दोस्तों। ठीक है जी, अब ये बोला गया जी ये हमारा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। इंडियन लोगों आप टेंशन मत लो, आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो ये बंदा हमारा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे तक बात आपकी पहुंच जाएगी। बट यहां पे गवर्नर जनरल की जो है बात कहां तक पहुंचती थी, वो पहुंचती थी सिर्फ कंपनी तक। बट अब से बात कंपनी नहीं पहुंचेगी, बात पूरी ऊपर तक पहुंचेगी। ये फर्क था वाइसरॉय और गवर्नर जनरल में दोस्तों। ठीक है, जो लास्ट गवर्नर जनरल था वही पहला वाइसरॉय भी था। क्या नाम था, कैनिंग। जो लास्ट गवर्नर जनरल था वो पहला वाइसरॉय था, नाम था कैनिंग। दोस्तों, ये पूरी की पूरी स्लाइड्स हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर आपने वो नहीं ना देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट 1 करके मैं दे देता हूं आपको, वो आप जाके सीधा उसको देख सकते हैं। ये हम पढ़ चुके थे, कैनिंग तब हम पहुंच चुके थे। मैंने बोला आपको कैनिंग जो है दोस्तों, कैनिंग जो है 56 में अपॉइंट होता है, 57 तक एज गवर्नर जनरल रहता है, और आगे चल के 1858 से लेके अराउंड 62 तक वो एज वाइसरॉय की तरह काम करेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नाउ दोस्तों, जिस तरीके से मैंने पहले क्रोनोलॉजी में आपको बताया, अभी फिर से बता रहा हूं, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं 1856 से लेके, ये 1857 भी आप इसको समझ सकते हैं, 1857 भी आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब ये देखिए, पहला है दोस्तों कैनिंग,
एल्गिन वन, लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, मायो, नॉर्थ ब्रूक, लिटन, रिपन, डफरिन, लैंडस्टोन, एल्गिन सेकंड एंड कर्जन। दोस्तों ये तो आप सभी को याद है कि कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल करता है 1905 में। तो ये आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि 1905 में गवर्नर जनरल कौन है या वाइसरॉय कौन है, कर्जन है। इतनी सी बात आपको पता है, ठीक है। और आप ये भी बड़े आराम से बोल सकते हो कि 1857 रिवोल्ट के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था। तो ये पहला, और ये जो 1905 तक है ये तो आपको याद ही है, ठीक है ना। क्रोनोलॉजी पे भी सवाल पूछेगा, आप क्रोनोलॉजी भी समझनी है, आप समझो दोस्तों क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ा एक निमोनिक बोल देता हूँ, वो निमोनिक आप याद कर लेना और इनके काम जो है वो हम देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आपको पता है ये जो इंग्लिश लोग है ना, इंग्लिश लोग हैं जो इंग्लैंड के जो लोग हैं बड़े कनिंग है, कनिंग, बड़े तेज, बड़े चालाक लोग हैं। इंडिया को बड़ा लूटा उन्होंने क्योंकि कनिंग थे। और इनके जितने भी लॉज हुआ करते थे ना, कानून थे, वो भी बड़े ज्यादा क्या थे, कनिंग हुआ करते थे दोस्तों, कनिंग। तो ये कोशिश करते थे किस तरीके से भाई इंडियंस को हम क्या कर दें भाई, एक्सप्लॉइट कर दें। और इंडियंस को क्या समझते थे, ये डफर समझते थे। इंडियंस को क्या समझते थे, डफर लोग समझते थे, ठीक है। किस तरीके से सोचते हैं भाई इनको मारें हम, इनको रेस्ट इन पीस कर दें, किस तरीके से इनको भगा दें, ठीक है। तो यही इनका काम होता था दोस्तों, ठीक। अब निमोनिक क्या है याद कर लेना, या मॉनिक याद कर लेना दोस्तों। निमोनिक है दोस्तों कनिंग, कनिंग मतलब ये तेज चालाक जो है। कनिंग इंग्लिश लॉ, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के जो निवासी है ये जो लॉ बनाते थे, कनिंग इंग्लिश लॉ जो है आप बोलेंगे साथ में ब्रेक, वो तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। में ब्रेक लिस्ट, में ब्रेक लिस्ट एंड रिप डफर्स, ठीक है, डफर्स हु लैंड्स, डफर्स यहां पर लिख देता हूं, हु लैंड्स इन इंग्लिश कंट्री। दोस्तों सिंपल, कनिंग इंग्लिश लॉ, कनिंग जो इंग्लिश लॉ है में ब्रेक लिस्ट, लिस्ट का मतलब लिस्ट देखेंगे कौन पे इंडियन लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, या उस टाइम पे मान लो अंग्रेजी उस हुकूमत पे कौन से जो लोग जो हैं हमारे कंट्री में रह रहे हैं, इनकी अपलिफ्टमेंट नहीं होनी चाहिए। तो वो उस जो लिस्ट है, जो बढ़िया लोगों की लिस्ट है दोस्तों, उनको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मे ब्रेक लिस्ट एंड रिप, मतलब रिप होता है रेस्ट इन पीस, समझ लें इस तरीके से। तो ये उस बंदे को रेस्ट इन पीस ही करना चाहते हैं। मे ब्रेक लिस्ट एंड रेस्ट इन पीस, किनको, डफर्स। दोस्तों इंडियंस को डफर लोग बोलते थे, ये बारबैरिक लोग बोलते थे, अनसिविलाइज्ड बोलते थे ये, ठीक है। तो मे ब्रेक लिस्ट एंड रिप डफर हु लैंड्स इन इंग्लिश कंट्री, लैंड्स मतलब रहता है, उतरता है, इंग्लिश कंट्री मतलब इंग्लैंड में। तो उनको ये उस लिस्ट को ब्रेक करना चाहते हैं, रिप करना चाहते हैं, रेस्ट इन पीस करना चाहते हैं, जो इनकी कंट्री में रहता है, लैंड करता है। ये निमोनिक है दोस्तों, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। और आहिस्ते आहिस्ते आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको ये याद होगा ही होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, नाउ इनके बारे में देखेंगे दोस्तों। 58 से लेके 62 तक इसने काम किया एज वाइसरॉय, ठीक है, एज वाइसरॉय। पहले तो भाई गवर्नर जनरल था, फिर वाइसरॉय हो गया। अब इसका टाइम पे क्या हुआ, एबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी पावर छिन गई, और सारी की सारी पावर जो है एक्ट ऑफ 1858 के थ्रू किसके पास चलेगी, क्राउन के पास चलेगी, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है। नेक्स्ट अगला है जॉन लॉरेंस, अगला है जॉन लॉरेंस, ठीक है, जॉन लॉरेंस, ठीक। अच्छा बीच में एल्गिन भी आएगा, याद रख लेना, एल्गिन है उसके नॉट मच इंपॉर्टेंट। फिर आएगा आपका लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस, लॉरेंस। अच्छा मैंने आपको ये बताया किस तरीके से, अच्छा ये देख लेना, ये देख लें आप, ये देखें, कैनिंग कनिंग, एल्गिन इंग्लिश, लॉ लॉरेंस, ये आ गया लॉ लॉरेंस, ठीक है। मे मायो, ठीक है, मायो, ठीक है। ब्रेक ब्रूक, लिस्ट लिट, लिट याद कर लेना, ठीक है। रिप रेस्ट इन पीस रिप, डफर डफरीन, लैंड लैंडस्टोन, इंग्लिश एल्गिन। दोस्तों दोनों के लिए ऊपर भी एल्गिन 1 है, एल्गिन 2 है, इंग्लिश यूज कर दिया हमने इसके लिए, ठीक है। कर्जन कंट्री दोस्तों, सी से कर्जन, की से कंट्री, ये वैसे भी आपको याद रहेगा 1905 के आसपास में ये था, ठीक है। चलो भाई कैनिंग हो गया, कैनिंग के बाद एल्गिन आता है, उसके बाद आता है लॉरेंस, ठीक है। 64 से लेकर 69 तक लॉरेंस एज वाइसरॉय जो है वो कॉम कर रहा होता है दोस्तों। भूटान वॉर होता है इस टाइम पे, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास 1865, ठीक है। यानी कि तीनों इंपॉर्टेंट बड़े जो प्रोविंसेस थे
इनमें हाई कोर्ट जो है उनको एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट, लिटन। लिटन और रिपन याद रखना दोस्तों। लिटन ने बड़े बड़े बुरे काम किए, उसके बाद जो रिपन आया ना उसने उनमें रिफॉर्म्स करके ठीक कर दिए दोस्तों। लिटन बुरा है, रिपन अच्छा है, याद रखना है। लिटन बुरा है, रिपन अच्छा है, ठीक है। चलो भाई, लिटन है दोस्तों। पहली बात, प्रेस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पूछते हैं। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट का मतलब ये, अगर कोई भी इंडियन प्रेस किसी लोकल लैंग्वेज में, वर्नैकुलर लैंग्वेज में सरकार के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ लिखती है, तो इस एक्ट के पास, इस एक्ट ने गवर्नमेंट को इतनी पावर दे दी है, पुलिस को इतनी पावर दी है कि आएगा पूरा का पूरा इनका प्रेस जो है उसको कन्फिस्केट जो है कर लिया जाएगा, प्रॉपर्टी जो है जब्त कर ली जाएगी। यानी कि सरकार के अगेंस्ट कुछ छापा नहीं जा सकता। मेन फोकस इसका उधर था। दूसरा है आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। तो 1878 में ये दो चीजें आपको देखने को मिल रही है, एक तो आर्म्स एक्ट, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। आर्म्स एक्ट क्या बोलता है, कोई भी इंडियन बंदा अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने पास कोई आर्म, कोई वेपन नहीं रख सकता, पिस्टल नहीं रख सकता, गन नहीं रख सकता। वहीं इंग्लिश जो है, यूरोपियन जो है वो रख सकते हैं। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ था दोस्तों, याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद आता है सेकेंड अफगान वॉर इस टाइम पे, और क्वीन विक्टोरिया जो है वो टाइटल अज्यूम करती है केसरे हिंद, ठीक है, क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया, क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, केसरे हिंद किस इंडियन लीडर को बोला जाता है। केसरे हिंद किस इंडियन लीडर को, फ्रीडम फाइटर को बोला जाता है, ये आप बताएंगे। ये होगा लिटन दोस्तों। नेक्स्ट आता दोस्तों रिपन। रिपन दोस्तों बड़ा खास बंदा है, मेरे को ठीक लगता है, अच्छा है। क्यों? इसने कई सारे रिफॉर्म्स दोस्तों लाए, ठीक है। पहली बात बोलता है रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट चल रहा था दोस्तों, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया दोस्तों, खत्म कर दिया, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद में इसको बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर। वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज कंसिडर एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? रिपन इज कंसिडर एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, याद रख लेना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कौन है? रिपन है, रिपन, ठीक है। बिकॉज अगर आप देखेंगे, इसने गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो पास किया था, यानी कि कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है करने की कोशिश की थी दोस्तों, ठीक है। और वो डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपर तरीके से होती है 1935 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, ठीक है। चलो, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना दोस्तों। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है? रिपन के टाइम पे एक बिल ना पेश किया गया दोस्तों, बिल पेश किया गया। बिल ये बोलता था कि करना क्या है, इल्बर्ट याद रखना ना, ये लॉ मेंबर का हाईएस्ट पोजीशन पे बैठा होता है इल्बर्ट, ठीक है, लॉ पर्सन है इल्बर्ट। बिल पेश किया जाता है कि भाई आज के बाद जो इंडियन जजेस हैं, देखो दो तरीके के जजेस होते थे, इंडियन जजेस भी होते थे और इंग्लिश जजेस भी होते थे दोस्तों। उस टाइम पे क्या होता था, अगर तो कोई बंदा जो क्राइम है, जो कटघरे में खड़ा है, अगर तो वो इंडियन है, तो उसको इंडियन जज भी उसको ट्रायल कर सकता है उसका, और यूरोपियन जज भी ट्रायल कर सकता है। लेकिन अगर वो बंदा यूरोपियन है, यानी कि अंग्रेज है, गोरा है, तो उसको इंडियन जज ट्रायल नहीं कर सकता, उसको अंग्रेज जज ही ट्रायल करेगा। मतलब ये इनको लगता था भाई अब ये बंदा हमारे लिए फैसला सुनाएगा, ये इंडियन लोग हमारे फैसले सुनाएंगे, ऐसा होता था दोस्तों। रिपन ने बिल पेश करवा दिया था। रिपन ने बोला भाई आज के बाद इंग्लिश को कोई इंडियन जज भी ट्रायल कर सकता है दोस्तों। बड़ा बवाल हो गया, कंट्रोवर्सी खड़ी होगी दोस्तों, पास नहीं होने दिया, ये पास नहीं होता। लंदन तक हड़ताल कर दी थी अंग्रेजों ने, ठीक है। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हो गई थी दोस्तों, याद रख लेना। इसके बाद है हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन, ठीक है। चलो, ये इसमें पढ़ने की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट होता है दोस्तों डफरिन की सबसे खास बात तो दोस्तों आपको यही पता है, 1885 में हमें पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन होती है, तो इसी के टाइम पे ये होती है। देखो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और थर्ड बर्मिस वॉर, बर्मा के साथ वॉर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला पॉइंट है, याद रख लेना दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लैंडस्टोन, ठीक है, लैंडस्टोन, ठीक। फैक्ट्री एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट
सेटिंग अप ऑफ डुरंड कमीशन। डुरंड कमीशन दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अफगान के साथ में कई सारे वॉर्स वगैरह चल रहे थे, बाउंड्रीज की प्रॉब्लम आ रही थी। डुरंड कमीशन आपको पता ना, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है, डुरंड लाइन। तो इसी कमीशन ने दोस्तों उसको क्या कर दिया था, तय कर दिया था, तो याद रखना लैंड्स डोन। और दोस्तों कर्जन के बारे में तो आप जानते ही हैं, कर्जन के बारे में आप जानते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम जो है कर्जन का किस में आता है, वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल में, याद रख लेना, ठीक है। इसने पुलिस कमीशन अपॉइंट की थी, पुलिस में रिफॉर्मेशन लाने के लिए, और यूनिवर्सिटी कमीशन बनाई थी, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया था दोस्तों। ये एक नेगेटिव एक्ट है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, बिकॉज यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े लीडर्स उभर के आ रहे थे, नेशनलिज्म बढ़ रहा था इस चक्कर में, याद रख लें दोस्तों। तो ये हो गए हमारे 1905 तक के वाइसरॉयज। अब हम बढ़ेंगे 1905 से लेकर 1947 तक के वाइसरॉय दोस्तों, ठीक है। 1947 तक के वाइसरॉय दोस्तों पढ़ेंगे। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं यार, देखो अगर आप जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हो, या पटवारी की तैयारी कर रहे हो, हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, या फिर अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपका आ जाएगा एसएससी जीडी जो अभी चलेगा, ठीक है, और उसके बाद में आपका हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम हो जाएगा, और उसके बाद में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हो जाएगा, सीजीएल हो जाएगा। तो आप हमारे साथ ऑनलाइन, ठीक है, और ऑफलाइन मोड्स में पढ़ सकते हो दोस्तों। ऑनलाइन के लिए आपको स्टडी नॉर्म्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, ठीक है। और ऑफलाइन दोस्तों हम कहाँ पे है, जीवल में हैं, ठीक है, जीवल में हमारी क्लासेस चलती हैं, ठीक है। और ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप हमारे साथ बात कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। 9149636808 कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें, और हमारे साथ जुड़ के आप प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छा, लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। चलो भाई, आप चलेंगे हम आगे, ठीक है। वो है आपके वाइसरॉयज, ठीक, 1905 से 1947, ठीक। नंबर 1 मिंटो, हार्डिंग सेकंड, हार्डिंग पहले भी हमने देखा था, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन, विलिंगटन, लिनलिथगो, वेवल एंड माउंटबेटन। दोस्तों माउंटबेटन का आप सभी को पता है 1947 में माउंटबेटन था, लास्ट वाइसरॉय था, ठीक है। फिर इसके बाद में एक इंडियन वाइसरॉय भी रहा है, सी राजगोपालाचार्य, राजगोपालाचार्य, वो हम देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब निमोनिक क्या, निमोनिक क्या दोस्तों, निमोनिक वेरी सिंपल है, आपने क्या बोलना है, आपने बोलना है, मैं ही बोल रहा हूं आपको, ठीक है, मैं बोल रहा हूं माई हार्ड चेयर्स, माई हार्ड चेयर्स, चेयर्स होता है मतलब खुशी मनाना बच्चों के लिए, ठीक है, प्रोत्साहन करना है किसी को, चीयर करना है किसी को, ठीक है। माई हार्ड चेयर्स टू रीडर्स, जैसे आप लोग रीडर्स हो ना, अभी पढ़ लिख रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो मैं आपको क्या करता हूँ, चेयर करता हूँ, बड़ा हार्ड चेयर करता हूँ, ठीक है। माई हार्ड चेयर टू रीडर्स दोस्तों, ठीक है। क्यों दोस्तों, ये जो रीडर्स हैं ये ही क्या करते हैं, ये विन करते हैं दोस्तों, ठीक है। पढ़ने वाला बंदा ही क्या करेगा, विन करेगा। फॉर एग्जांपल आप अच्छे से पढ़ोगे, लिखोगे, मेहनत करोगे, तो आप जिसके लिए नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो वो नौकरी आपके लग जाएगी, ठीक है। चलो भाई, तो माई हार्ट चीयर्स टू रीडर्स विन, ठीक है। और जो विन करेंगे दोस्तों वो क्या करेंगे, ठीक है, दे विल गो वेल इन देयर लाइफ, ठीक है। चलो भाई, मेरी भी शुभकामनाएं हैं मेरे बच्चों को कि वो अच्छा अपनी जिंदगी में जाए, ठीक है जी। तो माई हार्ट चीयर्स टू रीडर्स, क्योंकि ये रीडर्स ही हैं जो क्या करते हैं, विन करते हैं। और दे विल गो, फिर इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है, दे विल गो वेल इन देयर लाइफ, ठीक है जी। विल विलिंगडन, गो लिनलिथगो, ठीक है, वेल वेवेल, और लास्ट माउंटबेटन है, वो तो सीधे याद कर लो, ठीक है जी। तो माय से याद रख लें दोस्तों, माइन भी बोल सकते हो, मिंट, ठीक है, माय से मिंट, हार्डिंग, चेयर्स, CHER चेयर, सो चेमफोर्ड, ठीक है, याद करना ना इस तरीके से थोड़ा सा। रीडर्स रीडिंग है, ठीक है। और उसके बाद में विन, इरविन, विल, गो, वेल, ये सारी चीजें हमने देख ली। तो अब हम 1 बाय 1 इनको डिटेल में पढ़ते हैं, जिससे हमने बाकी पढ़ लिए।
नंबर 1 मिंटो सेकंड। देखो पहले भी हमने एक मिंटो देखा था, ठीक है, अभी भी हम एक मिंटो देख रहे हैं दोस्तों। ये मिंटो दोस्तों हमारे लिए खास है बिकॉज 1909 में अगर आपको याद होगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आता है, और मॉर्ले मिंटो में आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स देखने को मिलता है बिकॉज मुस्लिम लीग इस चीज की डिमांड कर रही होती है दोस्तों। 1905 से 910 तक ये दोस्तों रहते हैं। तो 1905 में आपको पता है पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लेकिन आपको ये भी पता है कर्जन के टाइम पे होता है दोस्तों, ठीक है। इसी के चलते स्वदेशी मूवमेंट उसके अगेंस्ट चलती है, तो वो मिंटो के टाइम पे चलती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में, सूरत स्प्लिट 1907 में। सूरत स्प्लिट में आपको पता है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं प्रेसिडेंटशिप को लेके कि भाई मेरा प्रेसिडेंट होना चाहिए, उनका राष्ट्र बिहारी घोष होना चाहिए, या वो बोल रहे बाल गंगाधर तिलक होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंटशिप को लेके इनका स्प्लिट हो जाता है, सूरत स्प्लिट। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जिसमें क्या रहता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, क्योंकि मुस्लिम लीग इस चीज की डिमांड कर रही थी, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों हार्डिंग सेकंड। हार्डिंग सेकंड दोस्तों, हार्डिंग फर्स्ट के बारे में आपको पता है, वहां पे एंग्लो सिख वॉर होता है, ठीक है। यहाँ पे है हार्डिंग सेकंड 1910 से लेकर 16 तक दोस्तों। 1911 में क्या होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो किया होता है वो लोगों की बड़ी ज्यादा डिमांड, बहुत ज्यादा हड़तालों के बाद में उसको एन्यूल कर दिया जाता है। तो बोले एन्यूल मतलब रिवर्स कर दिया जाता है, पार्टीशन होगी दोबारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल। दिल्ली दोस्तों जो है कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट कर दी जाती है दिल्ली में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा 1915 दोस्तों, जैसे मुस्लिम लीग मुस्लिम्स की बात करती है, हिंदू महासभा हिंदूज के इंटरेस्ट की बात करती है, याद रख लेना दोस्तों, हार्डिंग सेकंड के टाइम। फिर आता है चेम्सफोर्ड, इसको भी आप भूल नहीं सकते दोस्तों बिकॉज इस टाइम पे क्या आता है मंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स दोस्तों, ये तो आपने पढ़ा ही पढ़ा है, ठीक है। इसी में इंट्रोड्यूस की जाती है डाइयार्की इंट्रोड्यूस की जाती है दोस्तों, ठीक है। पहली बात लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट क्या, सूरत स्प्लिट में अलग अलग हुए थे कांग्रेस के मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, यहाँ पे दोबारा रीजनाइट हो जाते हैं दोस्तों, और कांग्रेस के साथ में मुस्लिम लीग जो है वो भी मिलके आ जाती है। लखनऊ पैक्ट हिस्ट्री में पढ़ा है मैंने आपको। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह होता है दोस्तों, इंडिगो प्लांटेशन उनके अगेंस्ट में ये हो जाता है। मंटेगो अगस्त डिक्लेरेशन मोन्टेगो ये बोलता है कि हाँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन जो है एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, हमने एनलार्ज कर दिया है एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। और उसी के बेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है जिसमें डाइयार्की इंट्रोड्यूस की जाती है प्रोविंसेस में, ठीक है। रॉलेट एक्ट, किसी को भी 2 साल के लिए जेल में डाल दो, नो वकील नो दलील, ठीक है। इसी के अगेंस्ट में गांधी जी ने चलाया रॉलेट सत्याग्रह। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ दोस्तों इस टाइम पे। एंड लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट 1920 में, याद रखो दोस्तों ये मूवमेंट चलाए थे। चेम्सफोर्ड याद रखना ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अगला है रीडिंग दोस्तों 21 से लेके 26 तक। चौरी चौरा इंसिडेंट दोस्तों, आपको पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो वायलेंस हो जाती है। यहाँ पे 22 पुलिसमैन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में चौरी चौरा जगह पे दोस्तों वो जला दिए जाते हैं बाय द मॉब, भीड़ जो प्रोटेस्ट कर रही होती है वो। इस वजह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था गांधी जी उसको रोक देते हैं, विड्रॉ कर लिया जाता है। और जब रोकते हैं तो दोस्तों CR दास, मोतीलाल नेहरू जैसे कांग्रेस के लीडर, उनको गुस्सा आता है, वो कांग्रेस से एग्जिट लेके अपनी पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी दोस्तों, 1923 में हो गया था। ककोरी ट्रेन रॉबरी दोस्तों, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद, ये सब जो लोग थे दोस्तों, इन्होंने ट्रेन जो है जिसमें गवर्नमेंट ट्रेजर जो ट्रैवल कर रहा था दोस्तों ककोरी यूपी में, ठीक है, तो वहां से इन्होंने दोस्तों ट्रेन जो है उसको लूट लिया था, ये भी आपको पता है। 26 से 31 दोस्तों है इरविन का नाम आपने एक जगह तो सुना होगा दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट इधर दोस्तों आपने नाम सुना होगा, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ठीक है। बिकॉज गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया हुआ था, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे, जिस वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया था। फिर गांधी जी को मनाना पड़ा था, इनके आपस में एक पैक्ट हुआ था। चलो दोस्तों 26 के बाद में 27 में दोस्तों साइमन कमीशन का अनाउंसमेंट होता है। 28 फरवरी में साइमन कमीशन इंडिया में आता है, तो इसी का टाइम पे दोस्तों, ठीक है। चलो भाई, हारकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन इनके टाइम पे बनाया गया। ये क्या था कि भाई
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो और इंडियन जो प्रिंसेस है इनके आपस में क्या रिलेशन रहेंगे, इस पे ये कमीशन थी। नेहरू रिपोर्ट आपको पता है साइमन कमीशन जब फेल हो जाता है तो ऑल इंडियन पार्टी जो है वो बैठते हैं, वो रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जैसे नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा जो है उनके लीडरशिप में बनती है। चलो भाई, दीपावली डिक्लेरेशन, लाहौर सेशन, ये सब आपको पता ही है दोस्तों। लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज का रेसोल्यूशन था। दांडी मार्च भी आपको पता है, सिविल डिसोबीडियंस भी मूवमेंट पता है। देन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930-31 में होती है, गांधी इरविन पैक्ट, ये भी आपको पता है। नेक्स्ट विलिंगडन दोस्तों, ठीक है, 1930 से 36। दोस्तों विलिंगडन जो है इसके टाइम पे 32 में आते हैं कम्युनल अवार्ड। सर कम्युनल अवार्ड क्या है दोस्तों? देखो 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, 31 में दूसरी होती है, 32 में तीसरी होती है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं जाती क्योंकि उनके लीडर्स अंदर होते हैं दोस्तों, ठीक है जी। 1931 में दोस्तों ये जाते हैं दोस्तों, कब जाता है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो बहुत हैवीली डिमांड कर रहे थे कि दलित के लिए, माइनॉरिटीज के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए दोस्तों। गांधी जी वहां से वापस आ जाते हैं, लेकिन इनकी भीमराव अंबेडकर जी की बात मान ली जाती है और अगले साल 1932 में कम्युनल अवार्ड आ जाते हैं। कम्युनल अवार्ड का मतलब क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अभी पहले सिर्फ मुस्लिम्स के लिए थी, तब दोस्तों अब माइनॉरिटीज के लिए भी आई, क्रिश्चियंस के लिए भी आई, सिख्स के लिए भी आई और साथ में दलित के लिए भी माइनॉरिटीज, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे वो आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विलिंगडन के टाइम पे होती है दोस्तों, याद रख लेना। देन पूना पैक्ट दोस्तों, जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाते हैं तो गांधी जी को बड़ा गुस्सा आता है, तो गांधी जी दोस्तों फास्ट अप टू डेथ पे चले जाते हैं। तो गांधी जी और यहाँ पे मिस्टर भीमराव अंबेडकर सर जो हैं उनका आपस में पैक्ट होता है। गांधी जी बोलते हैं नहीं भाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होने चाहिए, मिस्टर भीमराव बोल रहे हैं जी होने चाहिए बिकॉज ये डिप्रेस्ड है। तो बोला ठीक है भाई, अंबेडकर सर बोलते हैं ठीक है सर हम आपकी बात मान लेते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स ना हो तो कोई बात नहीं, इनको रिजर्व सीट्स जो है वो दे दी जाए। फिर रिजर्व सीट्स दी गई थी और ये था पूना पैक्ट। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दोस्तों। इंडियन आज भी दोस्तों हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मेजॉरिटी ऑफ द फीचर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए विलिंगडन के टाइम पे आया था। नेक्स्ट है लिनलिथ गो दोस्तों, अगर आप देखेंगे 36 से 44 दोस्तों, इसी के चलते बड़े बड़े ऑफर्स इसमें आए थे। ऑफर्स का टाइम था क्योंकि 39 में आपका वॉर चल गया था, 39 में आपका वॉर स्टार्ट हो गया था, फिर द 9 अगस्त ऑफर आता है, क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। चलो भाई 39 में आपको पता कांग्रेस मिनिस्टर जो है वो रिजाइन दे देते हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर में इंडिया का नाम भेज दिया जाता है बिना पूछे किसी से, तो रिजाइन हो जाता है, ठीक है नहीं। त्रिपुरी क्राइसिस, फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। त्रिपुरी क्राइसिस क्या है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक प्रॉब्लम आता है, बिकॉज दोस्तों 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। इनके जो बातें हैं, इनके जो मेथड्स हैं बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेथड्स के साथ में मैच नहीं होते, तो पंगा था, ठीक है। कांग्रेस चाहती थी या कुछ लीडर्स चाहते थे कि कोई और बंदा जो लीडर है बनना चाहिए, और इधर कौन था? बोस था। तो बोस ने कांग्रेस को छोड़ा और अपनी पार्टी बनाई, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, या सिंपली फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रख लेना। इसके बाद दोस्तों है आपका लाहौर रेजोल्यूशन ऑन मुस्लिम लीग, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम। 1940 में आपको पता है सेपरेट स्टेट मुस्लिम्स के लिए डिमांड करना स्टार्ट करती है मुस्लिम लीग। अगस्त ऑफर आता है दोस्तों, अगस्त ऑफर में पहली बार इन्होंने बोला जी हम आपको क्या देंगे? डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है जी। नेहरू ने बोला डेड एज डोर नील, अभी नहीं चाहिए, डेड हो चुकी है ये बात, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में दोस्तों, ठीक है, बनाई जाती है बोस के द्वारा। बोस ने नहीं बनाई, सॉरी, बनाने वाले जनरल मोहन सिंह है, बोस उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं, याद रख लेना। क्रिप्स मिशन आता है दोस्तों, स्टिफर्ड क्रिप्स के लीडरशिप में, और क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई स्लोगन दोस्तों ये दे देते हैं कौन? मिस्टर गांधी। नेक्स्ट है वेवल 1944-47। वेवल नाम से दोस्तों आपको एक बात तो बड़े आराम से याद आ रही होगी, वो था वेवल प्लान, वो याद आ रहा होगा वेवल प्लान दोस्तों, ठीक है। चलो सी राजगोपालाचारी फार्मूला,
बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग में पंगा था, ये एक ही बात पे आ ही नहीं रहे थे, तो जितने रिफॉर्म्स आ रहे थे वो सारे कैंसिल हो रहे थे। इसके चलते दोस्तों राजगोपालचार्य ने एक फॉर्मूला दिया था, वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वो आपने पढ़ा होगा। वेवल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस आता है। कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके चलते हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। डायरेक्ट एक्शन डे मतलब दोस्तों मुस्लिम लीग जो है वो बोलते हैं हम लड़ के पाकिस्तान लेंगे, और यहाँ पे कम्युनल राइट्स आपको यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे। अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्लैक क्लेमेंट एटली। दोस्तों 1946 में लेबर पार्टी लंदन में पावर में आती है। प्राइम मिनिस्टर बनते हैं क्लेमेंट एटली, वो बोलते हैं हम इंडिया को आज़ाद करने वाले हैं और इंडिया से एग्जिट ले लेंगे। अनाउंसमेंट वेवल के टाइम पे होती है। लास्ट आ रहा था दोस्तों अंग्रेज माउंटबेटन पेश करता है अपना 3 जून प्लान। 3 जून प्लान में ही बोलता है ठीक है भाई, 2 अलग अलग कंट्री बनेंगी, एक बनेगा इंडिया, एक बनेगा पाकिस्तान। जिसको इंडिया जाना है इंडिया, जिसको पाकिस्तान पाकिस्तान। रेडक्लिफ कमीशन, दोस्तों रेडक्लिफ कमीशन भी बनाए। रेडक्लिफ, अब इंडिया और पाकिस्तान बनना है तो बीच में बाउंड्री डिमार्केट करनी है, तो रेडक्लिफ कमीशन बनाई दोस्तों। और इसी के चलते फिर इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट आया। जो 3 जून प्लान में प्रपोज किया गया था वो इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट में आपको देखने को मिला। लास्ट दोस्तों आप देखो, अब ये तो आज़ाद हो गया दोस्तों 1947 में इंडिया की आज़ादी हो गई दोस्तों, ठीक है जी, इंडिया की आज़ादी होगी। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ? 1950 में। और तब हमारे पास इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी आएगा, तब हमारे पास इलेक्टेड पीएम भी आएगा। उस वक्त तक चलते चलते एक वॉइसरॉय और रहा, एक वॉइसरॉय जो है और रहा, और वो इंडियन वॉइसरॉय था। एक ही इंडियन वॉइसरॉय हुआ दोस्तों, वो कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालचार्य, जिसे हम सी राजगोपालचार्य बोलते हैं। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिस वाज परमानेंटली एबॉलिश्ड इन 1950। दोस्तों अगर आपको ऑप्शन आ जाए, एक ऑप्शन आ जाए माउंटबेटन था लास्ट गवर्नर जनरल, या सी राजगोपालचार्य था, तो आप सी राजगोपालचार्य लगाएंगे दोस्तों। और अगर आपको पूछ ले सीधा, बोलेगा लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल या लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय कौन था, तो वो माउंटबेटन होगा दोस्तों, ठीक है। चलो इसके साथ दोस्तों ये हमारा जो गवर्नर जनरल वॉइसरॉय वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा मेक श्योर लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, ऐसा आपको कंटेंट मिलता रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। एसएससी और स्टेट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है हमारा कंटेंट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।